जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। नमस्कार, मैं शिवानी आप सबका स्वागत करती हूँ दिल्ली टुडे लाइव टॉक शो में। तो होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में हैं और एकदम सुरक्षित हैं। आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ने जा रही है, he is India's most lovable and energetic anchor. He is none other than Mr. Girish Sharma. So बिना किसी देरी के चलिए उन्हें बुलाते हैं और सुनते हैं उनकी जर्नी उन्हीं की जुबानी। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। पहले तो शिवानी, आपका इंट्रो बहुत ही अच्छा लगा और जी। बहुत ही अच्छी शायरी आपने बोली, जिसका मैं बहुत बार इस्तेमाल भी करता हूँ अपने लाइव शोज में। हाँ। अच्छा सर। सो हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत फैन हैं आपके, और सब जो हैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं आपकी जर्नी सुनने के बारे में। स्पेशली जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, जो आपके स्ट्रगल्स है, बेसिकली वी कैन से आपने बिल्कुल कोई गॉड फादर नहीं था, तो यू रोज फ्रॉम स्क्रैचेस। सो अपनी जर्नी आप यहाँ तक कैसे आए, आपने क्या स्ट्रगल्स फेस किए, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। वेल, मैं बहुत ही छोटी सी एक जगह है, बिरों देवल, उत्तराखंड, जहाँ पर शायद बिजली और रोडें भी पहुंचने में अभी बहुत सालों में अब पहुंची है। तो मैं उस छोटे से गांव से हूँ, उत्तराखंड से। और जब मैं बहुत ही छोटा था, आई थिंक मैं 9th और 10th क्लास में था, मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी। और हम लोग उस समय अम्बाला कैंट, हरियाणा में शिफ्ट हो गए थे। सो हमारी फैमिली में कोई भी टेलीविजन लाइव शो, फिल्म, बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई भी नहीं है। और इस तरह का कोई सपना लेना भी लगता था कि ऐसा भी कुछ होता है या ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरी परिस्थितियों ने मुझे एक अच्छा कलाकार बनाने के लिए हमेशा ही फोर्स किया। जब मुझे हमेशा इस चीज के लिए ह्यूमिलिएट किया जाता था कि ओ माय गॉड, लुक एट हिज ड्रेसअप, यू ही लुक्स सो गवार, ही लुक्स सो टेकी। या फिर अगर हिंदी भाषा बोलना हम सबकी ये गर्व की बात है, ओ माय गॉड, ही कांट स्पीक इन इंग्लिश, लुक एट हिज इंग्लिश, इट लुक्स सो बैड। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब मेरी भाषा का या मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता था। और मुझे हमेशा ये लगता था कि जो हुनर है उसका कोई जेंडर नहीं है। हुनर, टैलेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने अपनी एक ही चीज पर विश्वास किया, वो है अपने हुनर पर, अपने टैलेंट पर। बस उसी को विश्वास करते हुए पहले मैं अम्बाला कैंट, हरियाणा में अपनी फैमिली के साथ रहता था। फिर उसके बाद मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। मत कीजिएगा, आप लोग बहुत ही महंगे 5-5 लाख रुपए देते हैं और कुछ नहीं कराते हैं। सो वहां पे भी बैंक से लोन लेके बड़े पैसे किए, वो बहुत सालों तक मैं वो लोन चुकाता रहा। और उसके बाद मैं मुंबई आ गया, सपनों की दुनिया नगरी। मुंबई में। और यहाँ पर मैंने जूम टीवी में काम करना शुरू किया, जहाँ पर मुझे टेलीविजन के सामने आने का भी मौका मिलता था और टेलीविजन के शोज को प्रोड्यूस करने का मौका भी मिलता था। बट सैटरडे संडे मेरे पास फ्री रहता था। तो फिर मैंने कहा क्यों ना, पैसों की जरूरत होती थी तो फिर मैंने कहा इसका भी यूटिलाइजेशन किया जाए। तो शिवानी, फिर मैंने सैटरडे संडे लाइव शोज करने शुरू किए। और बस उसमें मैं ऐसे खून लगा देता था, अपनी जान लगा देता था। और वो एक जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है, तो लाइव ऑडियंस की जो तालियां होती है, वो उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई सा नशा नहीं है। आप कोकेन ले, आप ड्रग्स ले, लेकिन एक कलाकार से पूछे कि जब ऑडियंस आपके लिए तालियां बजाती है, तो वो नशे का जो चस्का लगा, तो देन आई केप्ट ऑन डूइंग द शोज एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो टिल नाउ आई एम एंजॉयिंग माय लाइव शो एंकरिंग जर्नी। सर, जैसे कि आपने बोला कि जो आपका बैकग्राउंड था, लाइक वेरी हम्बल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, और वहां से उठकर यहाँ आना, स्पेशली जब हम किसी ऐसे टीवी, जैसे कि आपने कहा कि टीवी फील्ड की बात करते हैं या इस इवेंट एंकरिंग की बात करते हैं, सो बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ, मतलब पार्ट टाइम ठीक है, चलो अच्छा लगता है कर लिया, बट इसको फुल टाइम आपने जो है ऑप्ट किया। अपना करियर जो है आपने इसी में आगे लेकर गए, और आज हम सब देख रहे हैं कि आप कहाँ हैं। सो इट इज, आप क्या एडवाइस करेंगे जो यूथ है, या फिर वी कैन से कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा इंडिविजुअल जो सोच रहा है कि हाँ मुझे इवेंट एंकरिंग करनी चाहिए, तो क्या हम इसको फुल टाइम अपना करियर लेकर चल सकते हैं, या हमें इसके साथ ऐसा है कि नहीं यार, कुछ और भी जो है वो देखना
शिवानी, मुझको पर्सनली कहूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते रहते हैं। मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे लोग इस चीज के लिए पूछते हैं, क्योंकि हम्म, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, टीचर है, ये क्लीशे प्रोफेशन है। विद रिस्पेक्ट, उसमें ये है कि अगर आप इस प्रोफेशन में, आपको पता है कि क्या रूल्स है, कौन सी पढ़ाई करनी है, वो इस प्रोफेशन में चले जाए। लेकिन जो ये प्रोफेशन है एज एन आर्टिस्ट, तो मैं कहूंगा कि पहले आप अपने अंदर झांकिए कि क्या आपके अंदर वो कला है, वो हुनर है, वो कीड़ा है, वो पैशन है। और क्या है कि बहुत बार टैलेंट होना अलग चीज है, लेकिन अपने टैलेंट को बेचने का टैलेंट होना एक अलग चीज है। तो आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए और टैलेंट को बेचने का टैलेंट भी होना चाहिए। और अगर आपके पास वो दोनों चीज है, तो आई थिंक ये फुल टाइम बेस्ट प्रोफेशन है। देख लो, बॉम्बे में हूँ, इतने बढ़िया घर में खुद के, और इधर उधर भी घर है, पर डे के लाखों रुपए कमाते हैं, सिर्फ 2 घंटे स्टेज पर जाते हैं, हो हल्ला करके आते हैं, थोड़ा शोर तो मचाइए। और 5 स्टार होटलों में रहते हैं, मजे से ट्रैवल करते रहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अभी तो सिर्फ इंडिया में ही कर पा रहे बिकॉज ऑफ कोविड। और उससे भी ज्यादा शिवानी, जो अच्छी चीज है कि लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं। यू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड यू अर्न लॉट ऑफ मनी। सो डेफिनेटली, एंड नाउ फॉर द लाइव शो इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ आप टेलीविजन में भी करते रहे, तो ये बहुत अच्छा बूम कर रहा है, और बहुत अनबिलीवेबल पैसा आप कमा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 साल तक मैंने जूम टीवी जो चैनल में जितना पैसा कमाया, उतना सिर्फ मैंने लाइव शोज करके सिर्फ 5 महीने में कमा लिया। 5 साल और 5 महीने, तो वो डिफरेंस है। तो डेफिनेटली, लेकिन आपके अंदर टैलेंट और टैलेंट बेचने का टैलेंट, ये दोनों टैलेंट जरूर होने चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि टैलेंट और टैलेंट बेचने का टैलेंट, टैलेंट तो पहचान लिया, किसी के सामने अच्छा बोल सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली एक वीडियो रिकॉर्ड करें उसमें अच्छा बोल सकते हैं, हाँ हाँ टैलेंट है। बट टैलेंट को बेचने का टैलेंट क्या है, मतलब ये हम अपने, क्योंकि ये कैसे स्किल आई थिंक जो हम टाइम के साथ सीखते रहते हैं, सो वो स्किल क्या है? देखिए, उसके लिए तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे वो बताने के लिए, वो अंदर के सीक्रेट है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब पहले एक तो हम लोगों को दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता था कि हम ये बोले किसी को कि यार हमें काम दे देना या काम के लिए कह देना। मैंने भी शुरुआत में ऐसे से ही, जब तक मुझे अक्ल नहीं थी, मैं लोगों को फोन करता था, यार कुछ इवेंट हो तो बताना, कोई शो हो तो, कोई टेलीविजन का शो हो। अब हमारे पास 3 बड़े ब्रह्मास्त्र है। पहला है इंटरनेट, दूसरा है इंटरनेट, और तीसरा है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि अगर आपके भीतर टैलेंट है, तो आप अपने वीडियोस को आप डालिए सोशल मीडिया में। अगर आज आज की डेट पे एनीबडी ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ दे राइट बेस्ट वेडिंग एंकर, तो सबसे पहले मेरा ही वीडियो आता है उसमें, वहां पर। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज को समझा कि यार अगर मेरे अंदर जो टैलेंट है, आई वुड पुट इट डिजिटली। और लोग बहुत शार्प है शिवानी, लोग इस चीज को समझ जाते हैं। हाँ भाई, वो 10 सेकंड में समझ जाते हैं कि हमारे को इस आर्टिस्ट को करना है और हमारे को इस आर्टिस्ट को नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने टैलेंट को किसी के आगे भीख नहीं मांगनी, किसी को आगे कहना नहीं है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि आप ये आर्टिस्ट है। तो वो कैसे पता होगा? जब आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत एक्टिव होंगे। दूसरी चीज कि आपको प्रेजेंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, अभी तो मेरे डिजाइनर है जो मेरे शोज के सारे आउटफिट डिजाइन करते हैं। लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं भी होते थे, तब भी आई यूज टू मेक श्योर कि मैं 50,000 के कपड़े पहन करके जाऊं। आपको एज एन आर्टिस्ट प्रेजेंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज, डू और डाई सिचुएशन। जो आपका एक शो है, जो आप 200 लोग या 400 लोग के बीच में कर रहे हैं, वहां पे आपको अपना ब्लड देना है, खून देना है, क्योंकि वो शो ही आपको अगले 100 शोज दिलाएगा। तो माउथ पब्लिसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई थिंक इन 3 फैक्टर्स पर अगर आप काम करेंगे, कि डिजिटली अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, अपने आप को प्रेजेंटेबल भी करेंगे, और उससे अगली चीज की जो भी आप शो परफॉर्म कर रहे हो, आपको ऐसे परफॉर्म करना है कि ये मेरी जिंदगी का लास्ट शो है। तो तब कैसे परफॉर्म करेंगे? तो आई थिंक तब अपने आप ही आपकी मार्केटिंग होगी और आप स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट बन के सामने आएंगे। तो जैसे कि आपने बोला कि अगर आप डिजिटली आते हैं तो इस फील्ड में कुछ, मतलब ये फील्ड भी ऐसी है कि कोरोना के टाइम पे भी जितने इवेंट्स हो रहे हैं वो डिजिटली हो रहे हैं, फिजिकली नहीं हो रहे बट डिजिटली वो हो रहे हैं। और अगर हम में टैलेंट है हम उस फील्ड में आ सकते हैं। हाँ जी सर बोलिए।
मैं ये कह रहा था कि डिजिटल इवेंट को तो मैं बहुत ही ज्यादा मेरे को इरिटेट करते हैं शिवानी, मुझे बहुत डिसएग्री लगता है। मुझे लगता है कि डिजिटल इवेंट और लाइव इवेंट में फर्क है। अगर किसी को मैंगो खाना है, मैं उसकी मैंगो की फोटो दे रहा हूँ, ये लो ये खा लो। ओके। सो मैंने बहुत सारे डिजिटल इवेंट किए, मुझे बहुत सारा पैसा भी मिला, बट नाउ आई फेल्ट कि यार डिजिटली इफ आई हैव टू टेक सम इंटरव्यूज, इफ आई हैव टू गिव सम इंफॉर्मेशन, दैट इज फाइन। बट हम्म। एंटरटेनमेंट, क्योंकि जो लाइव की वाइब है, come on बिल्कुल। everybody, let's have some cheer up, I want everybody to jump on the stage, I want everybody to make some noise, वो सारी चीजों की जो एनर्जी है, जो हम्म। वाइब है, जो पैशन है, जो धमाका है, जो डांस है, जो कॉमेडी है, जो एंटरटेनमेंट है, वो कहाँ आप लाइव में कर पाते। तो ये डेफिनेटली कोविड की वजह से सबको है, बट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि सब चीजों का एंड है, तो रात के बाद सुबह जरूर होती है, तो इस चीज का भी एंड जरूर होगा फॉर श्योर। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर हाँ इस फील्ड में हमें जाना है, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, सो बहुत सारे ऐसे वीकेंड से कि एडवांटेजेस हैं जो हमें मिलते हैं। ट्रैवलिंग हो गया, इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ भी है, हमें वो सब जो चीज हम चाहते थे वो मिल जाती है। बट द थिंग इज स्ट्रगल तो हर एक फील्ड में होता है। बिना स्ट्रगल के तो चाहे कोई भी फील्ड है, बिना स्ट्रगल के तो वो अधूरी है, वो सक्सेस ही अधूरी है बिना स्ट्रगल के। तो सो आपने इस फील्ड में आके कौन से, इस फील्ड से क्या पहले आपने स्ट्रगल फेस किया उसके बारे में आपने बताया, बट जब आप फील्ड में आए उसके बाद आपने क्या स्ट्रगल फेस आई थिंक इस फील्ड में आके जो सबसे बड़ा स्ट्रगल आपको ये रहता है, किया? पहले तो लाइव शो इंडस्ट्री में विद फुल रिस्पेक्ट, इट वाज कंसिडर्ड कि ओके वी नीड अ फीमेल एमसी और वी नीड अ फीमेल एंकर। तो मैंने तब भी ये सोचा कि मैंने कहा यार टैलेंट का कोई जेंडर नहीं है, मेल या फीमेल। तो पहले तो मैंने अपने आप को इस तरीके से टैलेंट में स्ट्रांग बनाया कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए एक रात में सब कुछ नहीं होता। बहुत बार हम ऐसे आते हैं, हमें लगता है कि ओ माय गॉड, गिरीश शर्मा तो 365 दिन वर्ल्ड वाइड शोज कर रहे हैं और वो 5 स्टार होटल्स में घूम रहे, बड़े बड़े लोगों के साथ शोज कर रहे, इतना पैसा कमा रहे। लेकिन ये एक रात में नहीं हुआ है। इसके लिए आज भी मैं रोज, आज अगर मुझे लगे कि मैं यार क्यों, आज भी अगर मैं बैक स्टेज में बैठा हुआ हूँ तो मैं 50 बार लिखता रहता हूँ कि नई चीजें, कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वाली शायरी बोल सकता हूँ, मैं ये नई शायरी कर सकता हूँ, मैं ये वाला नया सवाल पूछ सकता हूँ, मैं इस तरीके से मुझे हंसना है, मुझे इस तरीके से अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। हमें लगता है कि एक रात में ही सब हो जाएंगे। आज अगर मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो मुझे 8 साल लगे हैं दिन रात मेहनत करने में। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैंने 500-500 रुपए में शो किया, और वो भी 4-4 घंटे बसों के धक्के खा खा के, और वो भी जब वहां भी गए, शो किया, शो इतना अच्छा हुआ, उसके बाद जब पेमेंट मांगने गए तो उन्होंने कहा चल हट, आपको बाद में मिलेगा 2 महीने बाद। तो वो पेमेंट्स मुझे आज तक कभी भी नहीं मिले। लेकिन वो संघर्ष है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपका संघर्ष चल रहा हो, तब आप इस चीज के अंदर पेशेंस रखें कि नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा दिन आएगा, और मुझे अभी से होप नहीं खोना है। और दूसरी चीज है, एक राइट स्ट्रैटेजी बना करके चले कि नहीं, ओके अब मुझे ये वाले शोज करने हैं, अब मुझे ये वाले शोज करने हैं, अब मुझे वेडिंग, कॉर्पोरेट, सोशल, पार्टी शोज करने हैं, और उसका खुद का एक क्रिएटिव कंटेंट बनाए। दूसरों को कभी कॉपी मत करें, क्योंकि जब आप दूसरों को कॉपी करेंगे तो फिर आपके अंदर कुछ ओरिजिनलिटी और नयापन नहीं रहेगा। लेकिन जब आपके अंदर खुद की ओरिजिनलिटी या नयापन रहेगा, तो लोग आपको खुद ब खुद खोजते हुए आ जाते हैं। बल्कि तब आपको अपने आप को छुपाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं नहीं हूं अवेलेबल, मेरे पास नहीं है टाइम। तो ये चीज है, खुद को री इन्वेंट करना और पेशेंस होना, ये दो फैक्टर मैं कहूंगा कि स्ट्रगल के टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस इज द की, पेशेंट एंड डिसिप्लिन, परसिस्टेंस, वी कैन यस। से पेशेंस एंड परसिस्टेंट, करते रहो काम आराम से, एक ना एक दिन तो सफलता जरूर मिलेगी, बेसिकली वी कैन से। तो सर इस बिल्कुल। कोरोना के टाइम पे जब जो भी एंकर होते हैं नॉर्मली का, जो आपने कहा कि मजा फिजिकल इवेंट्स में आता है वो डिजिटल इवेंट्स में नहीं आता। सो इस टाइम करेक्ट। पे अब हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी है, विच इज वेरी राइट। डेंजरस, लाइक सब अपने राइट। अपने घरों में बैठे हुए हैं। उस टाइम बिल्कुल। पर अपने टैलेंट को पॉलिश करते रहना, कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ कोई बात नहीं, डिजिटल इवेंट्स आ रहे हैं, हाँ लाइव भी आएंगे, बिकॉज एक पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। और स्पेशली ऐसे करियर ऑप्शंस में जहाँ वी कैन से कि जो लाइव और डिजिटली दोनों अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जो लाइव में मजा है वो हमारे प्रोफेशन में डिजिटल में नहीं है। सो इस करेक्ट। प्रोफेशन में हमें ऐसा लगता है कि कोरोना से कैसे डील किया जाए। सो आज जितने भी इवेंट एंकर्स हैं, या जो भी वी कैन से कि जिनका भी स्टार्टिंग ही थी, जिन्होंने अभी 1-2 शोज ही किए थे, अभी काफी सारे शोज आगे बन रहे थे, सो उनके लिए क्या
आप कहना देखिए, चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे को आपदा में अवसर खोजना चाहिए। और मेरी मम्मी शिवानी ये हमेशा मुझे कहती हैं कि आपको उस चीज की टेंशन करनी चाहिए जो चीज आप चेंज कर सकते हो, ये जो चीज जो आपके कंट्रोल में है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है कि सुबह की हो रही है या शाम की हो रही है, रात की हो गई है या अब कोरोना की हो गई, ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है। उस चीज को अगर आप टेंशन में लेके, हाय अब कोरोना आ गया, मैं क्या करूं, मेरे को इवेंट नहीं मिल रहे, ऐसे करके बैठ जाओ तो कोई फायदा नहीं है उसका। आई थिंक ये आपके पास टाइम है कि आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें। मैं ये बोलूंगा कि 44 वेज ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसी बुक है जिसको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जिसको आप 50 बार पढ़े। आप कम्युनिकेशंस की किताबें पढ़े, हाउ टू इम्प्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी बुक पढ़े। और जितनी बार आप किताबें पढ़ेंगे, इवन आज अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं भी उन्हीं किताबों को पढ़ता हूँ। आप अपने टैलेंट को ब्रश अप करते रहे, या फिर बॉलीवुड की लैंग्वेज में कहो तो आप आमिर खान बनिए। साल में एक ही फिल्म लेके आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन काम कर रहा है, वो पूरे साल भर उस एक फिल्म के लिए काम कर रहा है। तो उसी तरीके से आपके पास ये मौका है कि अपने आप को और तराशिए, और तराशिए। और गिरीश शर्मा के वीडियो देखिए यूट्यूब पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्योर सर। तो आपने बोला कि सबसे पहले हमारा जो टैलेंट है, बिकॉज ये होता है कि ठीक है सिर्फ बोलना हम अच्छे कम्युनिकेशन में नहीं लेकर आ सकते, दूसरे पर्सन से रिलेट करना, उसकी जो पीछे जर्नी रही है उनसे रिलेट करना, बिकॉज जहां रिलेटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वहां वो अच्छा कम्युनिकेशन बन ही नहीं पाएगा। सो आप कौन से ऐसे वेज सजेस्ट करेंगे कि जिससे एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप हो पाए, चाहे वो 2 लोग हों या 2,000 लोग हों, हम उनसे रिलेट कर पाए, हम ये हो कि अगर हम बोल रहे हैं तो वो लोग हमें सुने। सो इसके क्या वेज है? देखिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि मेरे को भी, जब बहुत मैंने जब लाइव शोज में परफॉर्म किया तो पहले तो मुझे समझ नहीं आता था, लोग मेरे को भी हू करके भगा देते थे। पर बाद में अब तालियां बजाते हैं, बैक स्टेज में पीछे आ जाते हैं, सेल्फीज के लिए पीछे पड़े हुए, मैसेजेस में मैसेजेस आते हैं। कुछ रूल्स हैं शिवानी। सबसे पहला रूल तो है 7 सेकंड रूल, कि जो जब भी आप स्टेज पर आओ, आपके जो पहले 7 सेकंड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आग लगा दो पहले 7 सेकंड में। इतनी एनर्जी के साथ आओ, इतनी एनर्जी के साथ आओ कि सामने वाला जो चाट पकौड़ी खा रहा है, इधर उधर देख रहा है, गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा है, जो यहाँ पे व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, वो सबका ध्यान हट के शट आपकी तरफ आ जाए। आप इतनी एनर्जी के साथ आओ। दूसरी एक चीज ये है कि मैं ये बात मानता हूं कि आप ऑडियंस को कभी भी चीट नहीं कर सकते शिवानी। जो आपके माइंड में थॉट चल रहा है ना, वो 1 सेकंड में जज कर लेते हैं। कि अगर आप अंदर से टेंशन में हो, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है या अंदर से फ्रस्ट्रेट हो, और बाहर से स्माइलिंग कर रहे हो ऐसे, तो उनको 1 सेकंड में पता चल जाता है। तो मुझे ये लगता है कि आपको क्या बोलना है, उससे ज्यादा इस चीज पर वर्क करना है कि आपको क्या सोचना है। क्योंकि जब भी आप लाइव शोज करते हैं तो 50 तरह के प्रेशर्स होते रहते हैं वहां पर। साउंड प्रॉपर नहीं है, टाइम पर शुरू नहीं हो रहा है, किसी ने पीछे आकर के कुछ बोल दिया, आपको पानी नहीं मिल रहा है पीछे, आपका एंट्री लेट हो रहा है। लेकिन आपको अपने आप को कूल बहुत रखना है। मैं तो सूफी म्यूजिक सुनता रहता हूँ पीछे बैठ करके, क्योंकि मुझे अपने माइंड को बहुत कूल रखना है। और मैं ऑनेस्टली मेरे जो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं उनको मैं हमेशा याद करता रहता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड को बहुत ही पॉजिटिव रखें। तीसरी चीज, जब भी आप स्टेज पर आए, क्योंकि फेक इट टिल द टाइम यू मेक इट, जो एनर्जी आप क्रिएट करते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सो अंदर से आपको ये फील करना है कि इस ऑडियंस को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दैट आई लव दिस ऑडियंस। जब आप उस फील के साथ आओगे तो आप एक मैजिक देखोगे, उनका भी अपने आप ही आपके प्रति अफेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा वो ये कि जब भी आप दूसरों से बातचीत करते रहे, तो ये मत समझिए कि 100 लोग हैं तो 100 से कैसे बातचीत करें। आप ऑडियंस के बीच में घुस जाइए और किसी एक से बात करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, क्या हाल है राजेश जी? राजेश जी की मूछें तो देखिए क्या है। कहते हैं वो मूछें ही क्या जिस पर हाथ फेरा न जाए, और वो लड़की ही क्या जिसे छेड़ा ना जाए। राजेश जी ये बताइए कि शादी का लड्डू खाना चाहिए, नहीं खाना? जब आप एक से बात करना शुरू करेंगे ना, जो बाकी लोग हैं इधर उधर, मनोविज्ञान ये कहता है कि उन सबका भी आपके प्रति अटेंशन खो जाएगा। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार आप अपने जो आपको चीजें बोलनी है उसकी प्रैक्टिस करें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, नेचुरल रहे। ऐसे नहीं कि वहां पे जाके और आज की शाम में हम लेकर के आए हैं एक ऐसी दिलकश अदाकारा जिसे देखकर आपके दिल इलू इलू करने लगेगा। लोगों को ये नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए कि आप नॉर्मल बात करें, जैसे आप आपके पड़ोस के गुप्ता जी, सोमरा जी से बात करते हैं, वैसे ही नॉर्मल बात करें। तो जितने आप नेचुरल उनके साथ रहेंगे उतना वो आपसे कनेक्ट होंगे।
लाइक कनेक्टिविटी जो है वो बहुत मस्ट है एक गुड यस। कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो एक इवेंट की बात करें या पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें। तो सर नॉर्मली जब स्टेज पे जाते हैं तो आपने कहा कि एनर्जी होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो एनर्जी अगर हमें ढीले ढाले रहेंगे तो ऑडियंस तो कोई अट्रैक्ट होगा ही नहीं, हम ही अपने आप से अट्रैक्ट नहीं होंगे, बाकी सब तो बहुत दूर की बात है। सो बहुत सारे करेक्ट। लोग ऐसे होते हैं लाइक बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं, हाँ भाई स्टेज पर फुल एनर्जी से जाएंगे, बट स्टेज पर जाके कुछ ऐसा स्टेज फियर होने लग जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं। तो बिल्कुल, स्टेज वो पर कैसे? जाते ही ऐसे ना टांगे कांपने लग जाती है कि यार अभी क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया। उसका ना शिवानी एक ही सोल्यूशन है जिसको मैं यूज करता हूँ। आप अपने माइंड में सोचो कि ये सामने जो बैठे हैं सब बेवकूफ है, ये सब पागल है, क्योंकि सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। जब तक हमारे माइंड को लगेगा ओ माय गॉड द डिग्निटरीज आर हियर, ओ माय गॉड द चीफ गेस्ट इज हियर, ओ माय गॉड दे आर गोना सी मी, ओ वाओ सच अ बिग पीपल आर हियर, तो डेफिनेटली यू विल फील कि ओ माय गॉड हमें क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं समझ। जब आपको लगेगा कि हाँ यार सामने सब बैठे सब बेवकूफ है, पहला ये थॉट। और दूसरा ये सोचो कि ये आप सामने जितने भी लोग बैठे ना वो सारे मेरे दोस्त है। ये थॉट आप अपने माइंड को दो, जितनों को भी स्टेज फियर है इट वर्क्स लाइक अ मैजिक, कि आप अपने माइंड को ये थॉट दें कि जितने भी सामने लोग बैठे हुए हैं सब मेरे दोस्त है, सब मेरे फ्रेंड्स है। तो वो जो आपका स्टेज फियर है वो अपने आप ही गायब हो जाएगा एंड यू विल फील सो कंफर्टेबल। सो एक ट्रिक ना जो मैंने यूज किया है इसकी, आप सपोज जैसे 100 लोग बैठे हैं सामने, तो आप उन 100 लोगों को देखो, बट असल में आप उन 100 लोगों को नहीं देखो। लाइक आपकी आंखें हो उन 100 लोगों पर, बट आपका ध्यान कहीं और हो, तो उससे एक आई कांटेक्ट भी बन जाता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें देख रहे हो, बट इन रियलिटी आप उन लोगों को नहीं देख रहे हो। सो हाँ ये ट्रिक है जो हाँ, ये भी एक टेक्निक है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाती है शिवानी कि वो करते हुए ना हम ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी जो है ना वो नहीं कर पाते फिर, क्योंकि क्या है कि हम सबको देख रहे हैं हाँ, बट हम देख भी नहीं रहे, हम किसी और देख दुनिया में। नहीं रहे तो लेकिन किसी हमारे और को जब दुनिया हम में। बातचीत भी करें तब देखते रहना कि कौन अपने झुमके ठीक कर रही है, कौन अपने बालियां ठीक कर रही है, कौन अपने बच्चे को वहां पर डांट रहा है, कौन व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, क्योंकि तभी हम एकदम से फाइंड आउट करेंगे ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी। हाँ, क्या आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, एकदम से फोन दे दो, वहां पर बात करने लग जाओ उसका फोन लेकर के। तो ये जरूरी है कि बहुत बार पहले भी मैं अपने आप को सोचता था कि मैं सबको देख रहा हूँ बट मैं देख ही नहीं रहा हूँ किसी को। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं इनको देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये मेरे सारे दोस्त ही हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा। और लास्ट ये होता है कि ये सोचो कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो जाएगा, वर्स्ट से वर्स्ट मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस सोचो। उसके बाद आपको नेचुरली बहुत ही अच्छा फील होने लग जाएगा लोगों के बीच में वहां पे। और एंजॉय करो, जब भी आप स्टेज पर जाओ आप एंजॉय करो, जब भी आप जा रहे हैं आप एंजॉय करो। तो जब आप अंदर से एंजॉय करोगे, क्योंकि मनोविज्ञान साइकोलॉजी ये कहती है शिवानी कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका माइंड का ह्यूमर और आपके माइंड का एंटरटेनमेंट वर्क ही नहीं कर सकता। इट्स लाइक अ टू विंडो, कि जैसे ही आप स्ट्रेस वाली विंडो ओपन हुई तो आपकी ह्यूमर वाली विंडो शट हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि स्ट्रेस वाली विंडो को बिल्कुल नीचे करेंगे तो ह्यूमर अपने आप ही सबके उभर सामने कर आएगा प्रेजेंट होता रहेगा। यस। सबके सामने। ओके सर। सर अब मैंने ना कई बार ये ऑब्जर्व किया है, सपोज कोई भी इंडिविजुअल है, टैलेंट है, बोलने का अच्छा टैलेंट है, बट अगर कल इवेंट करना है तो गूगल करते हैं सबसे पहले एंकरिंग स्क्रिप्ट ऑफ फेयरवेल या एंकरिंग स्क्रिप्ट ऑन कॉलेज फ्रेशर्स पार्टी, शायरी। चलो शायरी तो हम नहीं बना सकते कहीं, मतलब तो वो हमें कॉपी करनी पड़ती है, बट अगर हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो स्क्रिप्ट ऐसा होता है कि हाँ पिछले साल की स्क्रिप्ट है, चलो वो कॉपी कर लिया, गूगल से लाइंस उठा ली, जो फिर बाद में हमारी पिचिंग लाइंस बन जाती है। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे बोलने के साथ साथ हमारा बोलना ओरिजिनल है, ठीक है, वो कोई हम किसी का कॉपी नहीं कर सकते, हमारे थॉट्स भी ओरिजिनल हो। ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इसमें? शिवानी, जो फारूक शेख जी है ना, जिन्होंने जीना इसी का नाम है जैसा शो किया, मेरी खुशकिस्मती रही कि उनकी डेथ से एक वीक पहले मेरे को उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। मैं उनके घर में गया तो मैंने कहा कि आप तो इतने बड़े लाइव शो एंकर हैं, शो एंकर हैं, आपके चरणों की धूल मुझे मिल जाए और मुझे आप कोई ऐसा गुरु मंत्र दे दें कि आप हमेशा जैसे ऑडियंस को बांध के रखते थे, तो वो कैसे हो हम्म। सकता है। तो उन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि गिरीश एक चीज याद रखना, कभी स्क्रिप्ट मत बनाना, कभी स्क्रिप्ट मत लिखना और कभी स्क्रिप्टेड एंकर मत होना। बहुत बार ऐसे शोज मुझे मिलते हैं, लाइव शोज लाखों रुपया मिल रहा है, बट वो बोलते हैं गिरीश जी, जो आपको स्क्रिप्ट दिया हुआ है ना, आपको वो स्क्रिप्ट ही एज इट इज पढ़नी है। तो मैंने कहा नहीं, उसमें तो मैजिक ही नहीं क्रिएट हो सकता बिल्कुल भी। हम्म। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्क्रिप्ट की तरफ तो बिल्कुल मत देखें, स्क्रिप्ट बिल्कुल मत बनाएं आप। हाँ, आपके पॉइंट जरूर होने चाहिए, शो फ्लो जरूर होना चाहिए, पहले ये होना है उसके बाद ये होना है उसके बाद ये होना है, लेकिन आपका क्या कॉन्वर्सेशन रहेगा,
आप लोगों से क्या बातें करेंगे, आप किस तरह का ह्यूमर क्रिएट करेंगे, आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। मुझे ये लगता है कि आपको जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना आप लोगों को ज्यादा आकर्षित कर पाओगे। और नेचुरल रहने में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी है ना, कि शो से पहले क्या हो रहा है और शो के बाद क्या होगा, या शो से पहले लोग कैसे तैयारियां कर रहे हैं, वो सब आप देखें। बस वही आपके शो का सबसे बड़ा कंटेंट है। उसमें जितने लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, लोग आपके लिए जो पागल हो सकते हैं। देखिए, मैं भी शो करता हूं, मैं भी कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं करता। मैं अभी सिर्फ उस ऑब्जर्वेशन को करता हूं और उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उनसे बातें करता हूं। वही उनके बीच में मैजिक क्रिएट करता है। एंड ऑफ कोर्स इमोशनल लेवल पर टच होना, साम दाम दंड भेद बोला जाता है कि जो इमोशंस है ना, अगर आप इमोशनल लेवल पर लोगों के कनेक्ट होते हैं तो तब लोग आपके लिए पागल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो कहूंगा कि स्क्रिप्ट पे बिल्कुल मत जाओ, और दूसरों के कंटेंट पे बिल्कुल मत जाओ। अपना खुद का कंटेंट बनाओ और नेचुरल रहो, नेचुरल रहो। और जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेज शोज कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा करो। क्योंकि जिस तरह क्या है कि मैं स्विमिंग की कितनी भी किताबें पढ़ लूं शिवानी, मेरे को स्विमिंग हम्म, आएगी नहीं। वहां पे स्विमिंग के लिए मुझे उस स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, छटपटाना पड़ेगा। उसी तरीके से लाइव इवेंट्स में क्या है, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लाइव इवेंट करोगे तो अपने आप ही नेचुरली वो एक सेंस आपके अंदर डेवलप होती जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, नॉर्मली आपने कहा कि हमने एमिटी यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री ली, बेसिकली जर्नलिज्म की। सो आप बहुत सारे ऐसे यूथ होते हैं, सपोज उन्होंने कुछ और परस्यू कर लिया, लाइक आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली। सो मैंने वो चीज परस्यू की, बट नाउ आई वांट टू गो इन पब्लिक स्पीकिंग फील्ड, लाइक मुझे ये फील्ड एक्सप्लोर करनी है। सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले कर लिया कुछ, चलो कुछ और इंजीनियरिंग कर ली, लॉ कर ली, और उसके बाद कुछ और जो है उन्हें परस्यू करना है। सो उस फील्ड में क्या डिग्री मैटर करती है कि हाँ जर्नलिज्म किया हो, या एक ऐसी कोई डिग्री हो पर्टिकुलर? 0%, 0% डिग्री मैटर करती है। पहले तो मैं बता दूं कि इस प्रोफेशन में 90% ऐसे लोग हैं जो इधर उधर के प्रोफेशन से आए हुए हैं। आज तक किसी ने नहीं मुझसे पूछा कि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आज तक किसी ने नहीं मुझसे पूछा कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की है। एजुकेशन जीरो मैटर करती है आपकी, कि आपने कहाँ से डिग्री की है। लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आपको नॉलेज कितनी है, आप अपडेटेड कितने हैं, आपको हर कल्चर के बारे में। ये तो ना, ये मेरे गिरने पे लगा हुआ है बार बार, ऐसा नहीं हो गया ये मेरा हेडफोन नहीं हो गया, बरेली का झुमका हो गया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, गिरने पे लगा हुआ है ये। सो सो जो नॉलेज है आपकी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि नॉलेज आपको कितनी है। कोई सी भी डिग्री से, मैं ये बोलना चाहूंगा जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, और मे भी बाद में अगर मैं अपने चैनल में और आप चैनल में शेयर करेंगे, जो इंस्पायरिंग एंकर्स है, आपका कोई मैटर नहीं करता कि आपने कहां से कोई सी पढ़ाई की, आपने एंकरिंग का कोर्स किया, कम्युनिकेशन का कोर्स किया, कोई मैटर नहीं करता है। आपके अंदर अगर वो हुनर है, टैलेंट है और वो आग है, तो आप डेफिनेटली इस चीज में, इस फील्ड में आइए और अपने भीतर वो नॉलेज डेवलप करते जाइएगा। तो डेफिनेटली इस फील्ड में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और लाखों तालियां भी कमा सकते हैं। और तालियां तो सबसे बड़ा नशा है ही। हाँ। बिल्कुल सर। सर, जैसा है कि आपने बोला कि ऑब्जर्वेशन कॉमेडी, लाइक वो ही सबसे ऐसी चीज होती है जो हमारी शोज में जान डालती है। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन, दो टाइप के अगर हम बात करें, एक होता है कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए और एक होता है नॉर्मल इवेंट्स, लाइक शादी पार्टी, ये सब इवेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन कॉमेडी क्या इंपॉर्टेंस रखती है कॉर्पोरेट इवेंट्स में? बेसिकली जहां तक हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स देखे हैं, यही ऑब्जर्व किया है कि सब आते हैं अपना अच्छे से ड्रेसअप होकर, और एक बेसिकली एक शांत सा, एक सीरियस सा वो चीज माहौल रहता है। सो वहां कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करें? क्योंकि जो दूसरे इवेंट्स हैं वहां हमने कॉमेडी की, वहां हमने कुछ एंटरटेनिंग किया, सो लोगों का अट्रैक्शन हमारी तरफ आ जाता है। बट वहां जहां से हम सिर्फ काम के लिए आए हैं एंड दे आर रियली सीरियस, लाइक वो तो वहां अपनी जगह कैसे बनाए कॉर्पोरेट इवेंट्स आ, में बेसिकली? हाँ, उसमें शिवानी दो चीजें हैं। कॉर्पोरेट में दो तरह के इवेंट होते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट फॉर्मल इवेंट्स और एक होता है कॉर्पोरेट इनफॉर्मल इवेंट्स। कॉर्पोरेट फॉर्मल इवेंट्स हो गए जैसे प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ब्रांड लॉन्च हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया, ठीक है। कॉर्पोरेट इनफॉर्मल इवेंट्स हो गए जैसे कि जो आपके एंटरटेनमेंट नाइट हो गया, एनुअल डे हो गया, फैमिली डे हो गया, डीलर्स मीट हो गई, जिसमें कि जो एंटरटेनमेंट ड्रिवन नाइट्स जो रहती हैं, जो आपकी फॉर्मल इवेंट्स है, डेफिनेटली उसमें तो आपको जो फॉर्मल अबाउट कंपनी और प्रेजेंटेशन वो ही देना पड़ेगा। उसके बीच में आप दो या तीन छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं आटे में नमक की तरह, कि नमक
ना डालो फूड में तो कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन 1 चम्मच की जगह अगर 2 चम्मच डाल दो तो वो भी टेस्ट खराब कर लेता है। तो हमारे को जो कॉर्पोरेट के जो फॉर्मल इवेंट्स है उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को वो जो फॉर्मल डेकोरम का है, ये जो फॉर्मल डिग्निटी है, उसको मेंटेन करके रखना है, लेकिन उसके बीच में 1 and 2 जोक्स जो कि आपको लगे वन लाइनर्स आप बीच में जरूर क्रैक कर सकते हैं। और जो कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट शोज है उसमें आप फुल टू अपने फॉर्म में रहिए, क्योंकि उसमें वो लोग भी एंटरटेनमेंट्स के लिए ही आए हुए होते हैं और उनको भी चाहिए होता है कि दे शुड हैव द बेस्ट टाइम टुगेदर। सो कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट इवेंट्स में यू कैन हैव अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ ह्यूमर, बट कॉर्पोरेट फॉर्मल इवेंट्स में, बिकॉज इट्स अ फॉर्मल इवेंट ओनली, इट्स अ फॉर्मल कॉर्पोरेट इवेंट, सो यू हैव टू बी फॉर्मल, and there you can use 1 and 2 liners and 1 and 2 शायरीज in between your script. Yeah. तो इसका मतलब कि आपको कोई भी, अगर आप शो में जा रहे हैं तो उसकी जो ऑडियंस क्या रहेगी, आपकी आपके सामने कौन बैठने वाला होगा, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके बारे में नहीं पता होगा तो आई गेस कहीं ना कहीं जो आपकी कमियां हैं वो वहां आ जाएंगी, अगर आपकी ऑडियंस के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो कई लोग होते हैं वो चले मतलब बिना ऐसे ऑडियंस के बारे में स्टडी करके, स्क्रिप्ट अच्छी है बट उन्हें ऑडियंस का माइंडसेट नहीं पता, ऑडियंस क्या कर रही है वो नहीं पता। सो स्टेज पर जाने से पहले ऑडियंस को जानना कितना इम्पोर्टेंट देखो, मैं सबसे पहले 2 चीजें कहूंगा। पहली चीज शिवानी की, कभी भी स्टेज पे जाने से पहले आप दिखने नहीं चाहिए, आप हमेशा छुपे हुए होने चाहिए कहीं पर भी। है। लेकिन आप दिखने नहीं चाहिए, लेकिन आपको पूरी ऑडियंस दिखनी चाहिए। तो आप हमेशा ग्रीन रूम से देख करके ऑब्जर्व करें और ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ऑडियंस किस तरह की लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही है, और ऑडियंस का बैकग्राउंड क्या है, जैसे पंजाबीज है, मारवाड़ीज है, मराठीज है, गुजरातीज है, कौन से बैकग्राउंड के वो लोग हैं, ठीक है, ये जानना, ऑडियंस का बैकग्राउंड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मेरे को तो अब ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि स्टेज में आते ही पहले 1 मिनट में सूंघ के, जैसे नहीं बता सकते कि कौन कहां पर है वहां पर, तो उसी तरीके से मैं तो पहले 1 मिनट में सूंघ के भाग जाता हूँ कि हाँ भाई ये वाली ऑडियंस के साथ क्या चलने वाला है और क्या नहीं चलने वाला है। और दूसरी चीज ये है कि शिवानी की जो एक बेसिक इमोशन है ना, जो एक बेसिक इमोशन है या जो एक बेसिक ह्यूमर है, जैसे अगर मैं किसी को कहूँ कि आप क्लैप करें तो शायद वो लोग क्लैप ना करें, लेकिन अगर मैंने कुछ जोक किया या कुछ ह्यूमर किया वहां पर तो वो लोग हंसेंगे। तो जो बेसिक ह्यूमर्स होता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का ह्यूमर हो गया, या फिर हमारे फ्रेंड्स का ह्यूमर हो गया, या डे टू डे लाइफ का जो ह्यूमर हो गया, आई थिंक वो ह्यूमर हर एक जगह वर्कआउट हो जाता है वहां पर। तो स्टार्टिंग आप एक बेसिक ह्यूमर के साथ करें, और फिर आप ऑडियंस को एक बार, इसको बोलना ऑडियंस की पल्स को समझना, कि जैसे आप उनसे बातचीत करते जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरी लक्ष्मण रेखा कहाँ पर है, कि ओके मुझे ये वाली बात करनी है, ये वाली बात नहीं करनी है, या मुझे इस लिमिट तक ही बात करनी है। तो आई थिंक उसका आपको फर्स्ट 1.5 मिनट में वो पता चली जाता है, और उस अकॉर्डिंग आप अपने कॉन्वर्सेशंस को आगे ले जा सकते हैं। बट कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे कि देशभक्ति के इमोशंस, कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो कि हमारे राहत इंदौरी जी हमेशा ही कहा करते थे। तो उस तरह के जो इमोशंस होते हैं वो हमेशा ही स्पार्क ले आते हैं। और फॉर एग्जाम्पल कि लखनऊ में आप परफॉर्म कर रहे हैं तो नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और हमारा लखनऊ लंदन से कम नहीं। ऑब्वियसली जिस शहर में मैं हूं तो उस शहर से मैं प्यार करूंगा ही, और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं तो उस कंपनी के लिए या उस सीईओ के लिए, उनके लिए तो उनके बीच में इमोशन हो गई, कॉमन इमोशन हो गई। तो आई थिंक वो जो बेसिक कॉमन इमोशंस है उस पर आप जरूर थोड़ी शायरियां, थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, एंड देन यू टेक थिंग्स फॉरवर्ड कि इस ऑडियंस का टेस्ट कैसा है, और उस अकॉर्डिंग उसको आप आगे ले जा सकते हैं। बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि लाइक ऑल द ह्यूमन बींग्स, द ह्यूमर इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, कोई भी इंसान हो, ह्यूमर यानी कि हंसी, जो कॉमेडी है, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो सबको आपस में कनेक्ट कर देती है। तो मैं इस चीज को कहूंगा। और एक और चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप स्टेज पे आए, वो है पॉज। बहुत बार क्या होता है, हम हमेशा बस ऐसे फास्ट फास्ट बोलते रहते हैं, हमारे को लगता है कि नहीं अगर मैं फास्ट नहीं बोलूंगा तो वो शायद ऑडियंस इधर चली जाएगी। नहीं, पॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप प्रॉपर पॉजेस लेंगे उतना ऑडियंस आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगी। दिस इज व्हाट द साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट। या सर आपसे बात करके इट फील्स लाइक कि ओशियन, बिकॉज बहुत सारी नॉलेज है, किसी भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो नॉलेज गेदर करने की बहुत जरूरत है, और वो नॉलेज गेदर करने का सोर्स ढूंढना सबसे मुश्किल होता है आई गेस। सो वो सोर्स आज हमें मिला। सो वी आर रियली ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि आप जो है हमारे साथ जुड़े,
क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट टाइम जो है वो थोड़ा सा कम है। तो एक लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू इज कि अब ये फील्ड जो है, वी कैन से इवेंट एंकरिंग की फील्ड इवॉल्व हो रही है, लाइक नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। पहले अगर बात करते थे, मतलब कुछ टाइम पहले, तो इतना नहीं पता था किसी को इवेंट एंकरिंग क्या होती है, या इसमें भी हम इतनी आगे जा सकते हैं, इतना नाम कमा सकते हैं। सो अब ये फील्ड जो ग्रो कर रही है, सो वो किस पेस पे ग्रो करने वाली है? कोविड का टाइम ले लीजिए आप, कोविड के टाइम पे किस तरीके से ग्रो करी है, या कोविड के बाद किस तरीके से ग्रो करने वाली है? देखिए, अब लोगों को कोविड के बाद तो स्पेशली लोगों को एंटरटेनमेंट की बहुत तगड़ी भूख होगी। और यकीन मानिए शिवानी कि ये फील्ड अब ऐसा है कि जो आग की तरह बढ़ेगा। हालांकि फॉरेन कंट्रीज में तो एमसीज का बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, और इंडिया में भी अभी भी मेरे पास 365 दिन में सांस लेने का टाइम नहीं होता है। आई डोंट हैव अ टाइम इवन टू ब्रीद। कैन यू इमेजिन कि इतना वर्क है, इतना अभी आर्टिस्ट की, गुड आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा कमी है। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में अभी बहुत तगड़ा बूम हो रहा है, लाइव शो इंडस्ट्री में, लाइव आर्टिस्ट इंडस्ट्री में। और दूसरी चीज है कि इसमें आप अनबिलीवेबल पैसा कमा सकते हैं। तीसरी चीज ये कि आपको इसमें अनबिलीवेबल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चौथी चीज ये कि जब आप अपने शहर में जाएंगे तो आपके आसपास वाले सब लोग बोलेंगे कि ओ मैं आपको यहाँ देखता हूँ, मैं आपको वहां देखता हूँ। वो आपके साथ फोटोज खिंचवाएंगे। ठीक है, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आप दूसरों के लिए खुशियां बांटेंगे। और आई थिंक इससे खूबसूरत चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती। सो दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन, एंड फॉर मी आई एम प्राउड एंड आई एम ब्लेस्ड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं शिवानी जिनको बोलने का बहुत अच्छा शौक रहता है, लेकिन वो हम्म। इस प्रोफेशन में नहीं आ पाते। और मेरा जो निक नेम है वो गिची है। गिची का मतलब गढ़वाली लैंग्वेज में बोलने वाला पर्सन ही होता है। तो शायद मेरे घर अच्छा। वालों को बचपन से पता था कि ये भी इस फील्ड में जाएगा। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे छोटे शहर के लोगों को देखता हूँ कि जिनका ये शौक है और जिनके अंदर कला भी है, लेकिन उनको कोई बताने और समझाने वाला नहीं है। एंड आई एम थैंकफुल टू दिल्ली टुडे कि जिन्होंने इस तरह का ये इनिशिएटिव लिया है, सो दैट पीपल can get more and more knowledge about this live show anchoring. And I must say कि yesterday I was watching Priyanka Chopra and Oprah Winfrey's interview, तो उनके जिस तरह सवाल पूछने का तरीका था, आपका भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछने का तरीका है, बहुत ही नेचुरल सवाल धन्यवाद, पूछने का तरीका धन्यवाद है। सर। तो आपके लिए भी मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेष। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ऑल वार्म विशेस, और थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। होप कि आप आने वाले फ्यूचर में और भी आगे जाएं, और भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।